गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करा जाए आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमें पढ़ना है, ये जो सामने मैंने आपको पॉइंट दे रखे हैं, इम्प्लाइड कंडीशन के 7 पॉइंट पढ़ने हैं और इम्प्लाइड वारंटी के 4 पॉइंट पढ़ने हैं, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि इस चैप्टर के अंदर एक तो ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा जब हम ये आज की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर बच जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये 2 क्लास का चैप्टर है, 2 क्लास में इसको भी खत्म कर लेंगे। फिर 2 चैप्टर और है एक क्लास के, बस। ठीक है, चलिए तो आइए लगभग मान के चलो आज की क्लास छोड़कर 4 क्लास और लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कंडीशन एंड वारंटी। आपको बताया था कंडीशन और वारंटी के बारे में, आपको कंडीशन और वारंटी के बारे में बताया था। वारंटी के केस के अंदर हम रिपेयर के लिए क्लेम कर सकते हैं, जबकि कंडीशन के लिए हम प्रोडक्ट को वापसी देकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास अधिकार होता है एक बायर के पास। दूसरा, कंडीशन जो होता है वो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि जो वारंटी होता है वो कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस पूरी डिटेल करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कंडीशन और वारंटी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि देखिए जो कंडीशन होती है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होती है, और जो वारंटी होती है वो भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होती है। एक्सप्रेस वारंटी या एक्सप्रेस कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो वहां तो एक्सप्रेसली बता रखी है, तो हम वहां पढ़कर उसको देख लेंगे। यहां पर जो अलग से हमें पढ़ना है वो इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी पढ़नी है। दोस्तों, एक्सप्रेस के अंदर तो कंपनी आपको जो प्रोडक्ट दे रही है वो वाली कंपनी आपको एक्सप्रेस करके बताएगी। आप कोई फ़ोन खरीदोगे ना, उसके अंदर वारंटी कार्ड होगा, उस वारंटी कार्ड में लिखा होगा, या गारंटी कार्ड होगा, उसमें लिखा होगा कि क्या चीज़ कवर है और क्या चीज़ नहीं कवर। बट यहाँ पर इम्प्लाइड के अंदर एक्सप्रेसली नहीं होता, रिटर्न या ओरल में नहीं होता। इम्प्लाइड हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि इम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होती है और इम्प्लाइड वारंटी कौन कौन सी होती है। एक्सप्रेस के अंदर तो कंपनी लिख कर आपको देगी, तो आप वहाँ पढ़कर उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं कि क्या वारंटी क्या कंडीशन है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इम्प्लाइड पढ़ते हैं, एक्सप्रेस नहीं पढ़ते, क्योंकि वहां तो हम इमीडिएटली सीख लेंगे। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर 7 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, और जबकि इम्प्लाइड वारंटी के अंदर हमें 4 पॉइंट पढ़ने हैं। आइए मैं इम्प्लाइड कंडीशन की बात करता हूं, तो इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर हमें कितने पॉइंट पढ़ने हैं? 7 पॉइंट पढ़ने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल क्या कहता है, इसके बारे में देखना। In every contract of sale, there is an implied condition that the seller has right to sell the goods. The condition is called condition as to title. If the person sell goods without having a title to it, the buyer it entitled to reject the goods and he recover the purchase price from the seller. एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आज की सारी क्लास इसी बेस पे एक एक एग्जाम्पल समझाओ और उसका मीनिंग जो मैंने लिखवाया है वो समझा दो, तो इसलिए बैठकर भी हो सकती है, इसमें खड़े होने की जरूरत क्या है। ठीक है, आइए तो एग्जाम्पल सुनेंगे। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो एक कार का ओनर है। मान एक पर्सन, कार का ओनर छोड़ो, एक पर्सन है जिसके पास एक वॉच है और वो उस वॉच का ओनर है। उसने अपनी वॉच अपने शोरूम में लगा रखी है और उसने वॉच कहीं से खरीदी थी, वो आगे बेचने के लिए लगा रहा है, तो मतलब वो पर्सन कौन है? सेलर है। तो एक पर्सन जिसके पास वॉच है और वो उसका ओनर है, तो उसके पास अधिकार है उसको बेच सकता है, क्योंकि वो उसका ओनर है ना। उसके पास अधिकार है कि वो उसको बेच सकता है। भाई आप किसी प्रोडक्ट के ओनर हो तो आपके पास अधिकार है कि आप उसको जब मर्जी बेच सकते हो। आपके पास एक लैपटॉप है, ठीक है ना, पुराना हो गया, आप कह रहे हो मुझे नया लेना है, तो पुराना लैपटॉप बेचना है, तो लैपटॉप आपका है, आप उसके ओनर हो, तो आपके पास पूरा अधिकार है ना उसको बेचने का। तो वही समझा रहा है कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, ठीक है ना। इन केस ऑफ कंडीशन ये इंप्लाइड होता है, ये पहले से ही जानते हैं लोग, इसको एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आपको ही पता है भाई, जो पर्सन किसी चीज का ओनर है उसके पास पूरा अधिकार है उस चीज को बेचने का। भाई मान लो कल को ये पैनल
मेरे को नहीं चाहिए होता, मैं इसका ऑनर हूं तो मैं बेच दूंगा भाई, मेरे पर अधिकार है। तो ये क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या अलग से कि भाई मैं इस पैनल का ऑनर हूं तो मैं ऑनर हूं इसलिए मैं बेच रहा हूं? नहीं यार, ये तो इंप्लाइड होती है ना चीजें। भाई मैं किसी चीज का ऑनर हूं तो मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं उसको बेच दूंगा। कोई कह देगा क्या मुझे कुछ? आप एक लैपटॉप के ऑनर हो तो आपके पूरा अधिकार है, आप उसको बेच दो, जब मर्जी चाहो बेचो, है ना, कोई कुछ कह तो नहीं सकता, है ना। तो और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि आप इसके ऑनर हो या मैं ऑनर हूं इसलिए बेच रहा हूं, ऐसा तो नहीं है। तो इंप्लाइड है यहां पर कंडीशन एज टू टाइटल। टाइटल मतलब ऑनरशिप के लिए इंप्लाइड है, आपको अलग से एक्सप्रेस करने की नीड नहीं है। बट मान लीजिए कोई सेलर अगर वो किसी प्रोडक्ट का ऑनर नहीं है और वो बायर को बेच देता है तो फिर बायर के पास एक अधिकार आ जाता है कि वो सेलर को वो गुड्स को वापसी कर दे और अपना प्राइस जो उसने पे करा था उस गुड्स के लिए वो वापसी ले ले। आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट पड़ा है जिसके ऑनर आप नहीं हो, आपने वो मेरे को बेच दिया, मैं हूं बायर, मुझे पता चला कि अरे ये तो उसका ऑनर कोई और है, तो मैं क्या करूंगा, ये गुड्स उस पर्सन को दे दूंगा और आपसे अपने परचेज प्राइस जो मैंने आपको पे करा वो वापसी ले लूंगा। ये कह रहा है पॉइंट। अब पढ़ेंगे, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक इंप्लाइड कंडीशन होती है। वो क्या होता है? टाइटल को लेकर होता है। भाई इसके पास, सेलर के पास पूरा अधिकार है, वो अपने गुड्स को बेच सकता है क्योंकि सेलर उसी का ऑनर है, उस गुड्स का ऑनर है, ये अधिकार है, ये अलग से एक्सप्रेस करने की नीड नहीं है। ये तो हमें पहले से पता है, भाई मेरे गुड्स होंगे मैं बेचूंगा जब मर्जी चाहे, है ना। बट इफ द पर्सन सेल गुड्स विदाउट हैविंग अ टाइटल, अगर ऐसा पर्सन जो गुड्स बेच रहा है जिसके पास उस प्रोडक्ट को जो बेच रहा है, जिस प्रोडक्ट को वो बेच रहा है उसका वो ऑनर नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर बायर के पास क्या आता है, वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और जो प्राइस उसने पे करा था वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम दी सेलर जिसने वो गुड्स बेचा था। पता है, समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट कहता है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। Where goods are sold by description, there is an implied condition that the goods shall correspondence with the description. If they not, the buyer may reject them and accept them and claim damages. For example, आपने एक दुकान पर गए और दुकान पर जाकर आपने एक टीवी देखा। आप देखोगे जब भी टीवी आप खरीदने जाते हो या कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, वॉशिंग मशीन, एसी, तो उन टीवी के बॉक्स में उसके फीचर्स लिखे होते हैं, मेन होते हैं, नहीं होते? जैसे कि देखा होगा ये स्मार्ट टीवी है, इसमें एंड्रॉयड ये वाला वर्जन है, ठीक है, ये वाईफाई है, इसके अंदर इतने वॉट का स्पीकर है ना, ऐसे लिखा होगा, इसके अंदर 2 पेन ड्राइव लगाने का सिस्टम है, ये सारी चीजें लिखी होती है उसके अंदर, है ना। आप किसी भी मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल के बॉक्स में उसके स्पेशल फीचर्स लिखे होते हैं कि इसके अंदर 8 GB की रैम है, 128 GB इंटरनल मेमोरी है। हाँ, तो आपने क्या करा, उस टीवी के बाहर के बॉक्स के स्पेसिफिकेशन को पढ़कर वो टीवी खरीद लिया, ठीक है ना। अब आप जब टीवी ओपन करके देखते हो तो देखते हो कि जो स्पेसिफिकेशन टीवी के बाहर पे लिखी थी, उस बॉक्स के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा था कि इस टीवी के अंदर ये चीजें हैं और वो नहीं निकली, तो क्या कर सकते हो आप? आपके पास एक अधिकार आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, कि भैया आपने जब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, वहां पर साफ साफ लिखा है, तो अलग से बताने की क्या जरूरत है? इसका मतलब अगर बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ये चीज होगी तो होगी फिर इस टीवी के अंदर, और अगर टीवी के अंदर वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं निकली तो बायर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, बायर चाहे तो कह सकता है चलो कोई बात नहीं, इसकी मुझे नीड भी नहीं है, मैं रख लेता हूं टीवी, या बायर चाहे रिजेक्ट करके क्लेम डैमेजेस कर सकता है, अपना पैसा रिकवर कर सकता है। भाई मेरे पास एक टीवी आया, उसमें लिखा था 24 वाट के स्पीकर होंगे, बाहर डिस्क्रिप्शन में लिखा था टीवी के। अब मैंने उसको अंदर देखा तो देखा उसके अंदर 10-10 वाट के 2 स्पीकर है, सिर्फ 20 वाट के स्पीकर है। तो मैंने कहा मुझे स्पीकर की इतनी नीड भी नहीं है, कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हुआ, मैं रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है। मुझे कहा मुझे तो स्पीकर ही चाहिए भैया, मैंने स्पीकर के लिए ही खरीदा था, तो भैया ये आप रिजेक्ट कर दोगे और क्लेम डैमेजेस कर सकते हो। तो अगर जो सेलर गुड्स बेच रहा है वो गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बायर ने खरीदा और जब गुड्स को देखा तो वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो फिर बायर के पास एक अधिकार आ जाता है, वो गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। बताइए सर, समझ में आया दूसरा पॉइंट? ये है डिस्क्रिप्शन कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, है ना। भाई अपने गुड्स ले जा, भाई जो डिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से तो मैच नहीं हुआ, ये मैं क्या करूंगा, इस गुड्स को लेकर ले जाओ, रिजेक्ट कर देगा गुड्स। और रिजेक्ट करने का किस में होता है पॉइंट? कंडीशन के उसमें होता है। रिजेक्ट करने का कंडीशन के उसमें होता है ना, कि आप गुड्स को रिजेक्ट करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हो, ये कंडीशन के अंदर ही तो फीचर्स होता है, जबकि वारंटी के अंदर गुड्स रिजेक्ट नहीं होता, वहां रिपेयर हो सकता है बस, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं कंडीशन, या ऊपर वाले केस में देखो, चाहे इस वाले केस में देखो, चाहे इस वाले केस में देखो, दोनों ही केस के अंदर आप गुड्स को रिजेक्ट करके पैसे रिकवर कर सकते हैं।
इसके बाद आता है कंडीशन एज टू सैंपल। अब कंडीशन एज टू सैंपल के अंदर क्या कह रहा है, व्हेन गुड्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल, अगर गुड्स सैंपल के हिसाब से बेचा। भाई आप किसी दुकान पे गए, आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा मुझे बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदना है, तो उसने कहा कि सर बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदना है, ठीक है ये लो सैंपल। आपने सैंपल देखा, और आप भी समझदार हो कि यार आप एक एक गुड्स थोड़ा देखोगे यार। मान लो आपको 10,000 बल्ब खरीदने हैं, तो 10,000 बल्ब जब आपको खरीदने हैं तो आप क्या करोगे, 10,000 बल्ब चेक करके देखोगे, हाँ 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 इसमें वारंटी भी लिख कर दे भाई, ऐसा तो ना करोगे यार। या आपको 100 बल्ब खरीदने हैं, 100 बल्ब भी चेक नहीं करोगे यार आप कहोगे सर एक बल्ब चेक करके दिखा दो कैसा दिल रहा है, कितनी लाइट है, इस सैंपल के हिसाब से ऐसी बल्ब दे दो मुझे 100, है ना। तो जब आप बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो ऐसे केस के अंदर आप पूरे सामान को चेक नहीं करते, आप उसका एक सैंपल चेक करते हैं, और सैंपल चेक करके आप ये मानते हैं कि जैसे सैंपल होगा वैसे ही सारे होंगे, है ना। यही कह रहा है कि कंडीशन एज टू सैंपल, कि अगर आपने सैंपल देखकर गुड्स खरीदे हैं तो इसमें एक इंप्लाइड कंडीशन ये होती है दैट द बल्क ऑफ गुड्स शैल बी कॉरस्पॉन्ड विद दिस सैंपल इन अ क्वालिटी। जैसे सैंपल में क्वालिटी दिख रही है वैसे सारे जो बल्क गुड्स है उसमें भी क्वालिटी दिखनी चाहिए। आप 100 बल्ब खरीदने जा रहे हो, पहला बल्ब आपने देखा कि यार अच्छी क्वालिटी है, ऐसे मुझे और दे दो 99, तो भाई जैसी क्वालिटी पहले बल्ब में आपने देखी थी वैसे 99 में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। आपको भी पता है, इसको अलग से बताने की तो नीड नहीं है। सैंपल का मतलब ही क्या हुआ, सैंपल का क्या मतलब हुआ दोस्तों, सैंपल का मतलब है कि जो आप सैंपल हमें दिखा रहा है सेलर, बाकी गुड्स भी ऐसे ही होंगे, यही तो मतलब है। अलग से सेलर बताएगा तो नहीं, और मुझे अलग से पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इंप्लाइड है। इसमें बताना क्या, सैंपल का मतलब ही यही होता है कि भाई जो तू सैंपल मुझे दिखा रहा है वैसे ही तेरे बाकी सारे गुड्स भी होंगे। भाई मैच करना चाहिए, और अगर मैच नहीं करा तो वापसी कर दूंगा भाई वो, ठीक है जी। तो सैंपल के हिसाब से अगर गुड्स मैच नहीं हुए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए सैंपल के हिसाब से, दैट द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, ठीक है। दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम द लैटेंट डिफेक्ट विच आर नॉट डिस्करेबल ऑन द सीजनेबल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भाई ये गुड्स, मान लो मैं बल्ब खरीदने गया और बल्ब खरीदने के बाद मैंने सैंपल देखा बढ़िया से जल रहा था, मैंने कहा ऐसे ही बल्ब दे दो मुझे 99 और। अब 99 और देखे तो मैंने इसको, अब मैंने लगाना चालू करा, जहां मुझे जरूरत थी मैंने वहां लगाना चालू करा, पता चला उसके अंदर 10 बल्ब तो डिफेक्टिव निकले, और 10 बल्ब में रोशनी बहुत कम आ रही है। अगर दूसरे में तो मैं कहूंगा भैया ये जो 20 बल्ब है ना वापसी ले जा इसको, मेरे को नहीं चाहिए बल्ब, ये 10 बल्ब तो चल ही नहीं रहे, और ये 10 बल्ब की रोशनी बहुत कम है, ये सैंपल के हिसाब से मैच ही नहीं कर रहे। तो अगर सैंपल के हिसाब से मैच नहीं करेगा, डिफेक्टिव निकलेगा, क्वालिटी मैच नहीं करेगी, तो बायर के पास अधिकार होता है वो गुड्स को रिजेक्ट करके पैसा क्लेम कर सकता है अपना, बस उतना ही करेगा जितना मैच नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सारे गुड्स से क्लेम कर लेगा। भाई अगर 20 खराब है तो 20 से वापसी कर दो। तो वापसी करने का और रिफंड क्लेम करने का प्रोसेस किस में था, कंडीशन में था। ये याद रखिएगा हमेशा, हम पढ़ रहे हैं कंडीशन, और कंडीशन में ही ऐसा फीचर होता है जब बायर उस गुड्स को रिजेक्ट करके रिफंड क्लेम या फिर पैसा रिकवर कर सकता है या दूसरी डिमांड कर सकता है गुड्स की। आया समझ में। वारंटी के केस के अंदर आपको देखूंगा, जब मैं आपको वारंटी पढ़ाऊंगा ना, इंप्लाइड वारंटी, तो वहां पर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि रिजेक्ट कर दिया बायर ने गुड्स, वहां बायर से रिपेयर कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता। आया। तो अगर सैंपल आपने देखा और सैंपल की क्वालिटी सारे गुड्स से मैच नहीं हो रही, तो जितने गुड्स से मैच नहीं हो उनको रिजेक्ट करके उसका रिफंड क्लेम कर सकता है बायर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्टिव एंड सैंपल, दोनों कैसे, वेयर द गुड्स आर सोल्ड बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्टिव, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी कॉरेस्पॉन्डेंस विद बोथ सैंपल एंड विद द डिस्क्रिप्शन। इफ द गुड्स सप्लाई कॉरेस्पॉन्डेंट ओनली विद सैंपल नॉट विद डिस्क्रिप्शन, वाइस वर्सा द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। भाई सुने, बड़ा एग्जांपल है, दोनों को मैच कर दिया, बड़ा अच्छा सा अकाउंट है। आप 100 बल्ब खरीदने जाते हो, मैं आपकी दुकान पर आया, मैंने कहा भाई साहब, बहन जी, आप कह रहे हो सर हमें बहन जी क्यों बोल रहे हैं, मैंने कहा दीदी वो जो 100 बल्ब खरीदने हैं मुझे, अब लड़कों को भाई साहब बोलो तो चलता है, अब लड़कियों को बहन जी बोलो, बहन जी लग रही है मैं, दीदी दीदी लग रही हूं मैं, क्या लग रहे हो आप। मैंने कहा दीदी ऐसा है, ये देखो मेरे को 100 बल्ब चाहिए। अच्छा, दीदी बैठी है काउंटर में, ठीक है ना, पापा की परी, अब पापा की परी, हाँ पापा की परी ही होती है लड़कियां सारी, और मम्मी की नौकरानी होती है, ये बात आप समझते हैं बेटर। अच्छा, तो मैं गया, मैंने कहा दीदी ये मुझे 100 बल्ब चाहिए, उसने मुझे वो दिखाया एक सैंपल, मैंने कहा सर आप ऐसे बल्ब होंगे, मैंने कहा दिखाओ कितने वाट के हैं। तो उस जो एक डब्बा उसने मुझे दिखाया, मैंने उस डब्बे को देखकर पढ़ा, बल्ब का जो डब्बा था उसको मैंने देखा, मैंने कहा यार इसमें 18 वाट का है क्या ये,
कह रही हाँ 18 वोट का है। मैंने कहा जलाओ उसे। उसने जलाया, एक्चुअल में रोशनी थी 18 वोट जितनी रोशनी थी। मैंने कितने का है, 100 बल्ब लेने हैं। कह रहा आपको 100 रुपये का पड़ जाएगा एक बल्ब। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो ये 100 बल्ब पैक कर दो। मैंने उससे बोला कि ये जो आपने सैंपल दिखाया है 100 पहले बल्ब पर, इसमें बाहर डिस्क्रिप्शन लिखा है 18 वोट का है, ठीक है, 18 वोट का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये बल्ब 18 वोट का है, क्योंकि बाहर बॉक्स में पता चल जाता है कि 18 वोट का ही बल्ब है, ठीक है। और बल्ब जलाकर देख रहे तो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा दीदी ये 18 वोट के होंगे ना सारे बल्ब? मैंने कहा हाँ सर 18 वोट के होंगे। मैंने कहा दीदी ये क्या कहते हैं, ये जो बल्ब जो जल रहा है सेम क्वालिटी की होगी ना? वो कह रही हाँ सर सेम क्वालिटी की होगी। मैंने लिया आया। अब मैं लिया आया तो मेरे को पता चला, मैंने एक एक करके देखा तो उसमें से कुछ बल्ब 9 वाट के निकले। मतलब मैं जला के देख रहा हूँ, पीछे डिस्क्रिप्शन में 18 वोट दे रखा, अंदर देखे तो 9 वाट के बल्ब। मैंने कहा ये तो धोखा कर दिया दीदी ने मुझे साथ। दीदी तेज निकली। मैंने उतने बल्ब अलग कर दिए, उसमें से 15 बल्ब ऐसे थे जो बाहर 18 लिखे अंदर 9 वाट जितनी रोशनी दे रहे। मैंने उनको अलग कर दो, दीदी धोखा दे गई। फिर मैंने और जलाकर देखा, और जलाकर देखा, और जलाकर देखे तो 15 बल्ब मुझे ऐसे मिले जो डिस्क्रिप्शन में मैच नहीं कर रहे, जो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करे। फिर मैंने और जलाकर देखा, किसी बल्ब में 18 वोट दे रखा था और अंदर भी बल्ब बड़ा वाला था 18 वोट वाला, पर रोशनी बहुत कम थी सैंपल के हिसाब से। मैंने कहा दीदी यहां भी धोखा दे गई भाई, दीदी तो तेज निकली। मैंने कहा मैं दीदी के पास चले गया आपसे। मैंने कहा दीदी क्या कर दिया आपने, ये देखो 15 वोट के यहाँ पर आपके 15 बल्ब तो ऐसे निकले जो बाहर डब्बे में 18 दे रखा और अंदर निकले छोटे छोटे 9 वाट के बल्ब। 9 वाट का बल्ब और 18 वाट के बल्ब में फर्क हो गया ना, वो बड़े होते हैं 18 वाट वाले, 9 वाले छोटे होंगे बिल्कुल 50%। मैंने कहा ये तो धोखा हुआ। कह रहे सर ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको रिजेक्ट करो भैया। तो भाई जब आपने सैंपल देखा तो सैंपल की क्वालिटी मैच नहीं कर रही, आप सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के हिसाब से खरीद रहे हो। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा बाहर 18 वोट का है, डिस्क्रिप्शन लिखा है 18 वोट, और अंदर भी जो बल्ब है वो 18 वोट का, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, रोशनी बहुत अच्छी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं सैंपल देख रहा था तो मैंने डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों देखा। अगर आप गुड्स खरीदते टाइम आपने गुड्स खरीद लिए है और उसके बाद आपका सैंपल मैच नहीं हुआ, सैंपल में जो क्वालिटी थी वो बाकी से मैच नहीं हुई, बट बल्ब 18 वोट का था, डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है, सैंपल मैच नहीं कर रहा, डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है। या फिर डिस्क्रिप्शन में 18 वोट लिखा था अंदर 9 वोट, और सैंपल मैच कर रहा है, सैंपल मैच करे डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करे, या डिस्क्रिप्शन मैच करे सैंपल मैच ना करे। ऐसे केस के अंदर आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है। बायर के पास पूरा अधिकार है, वो सारे गुड्स वापसी कर देगा जिसमें सैंपल मैच करे या डिस्क्रिप्शन मैच ना करे। दोनों में से कोई भी एक मैच नहीं करेगा ना, तब भी वापसी कर देगा और अपने पैसे रिफंड ले लेगा। तो ये कह रहा है कि जब आप सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गुड्स को खरीदते हैं, जब आप सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से गुड्स को खरीदते हैं और उनमें से एक भी या तो सैंपल मैच ना करे डिस्क्रिप्शन कर जाए मैच, कोई दिक्कत नहीं, या डिस्क्रिप्शन मैच ना कर रहा हो सैंपल मैच कर जाए, तो ऐसे केस के अंदर हम गुड्स रिजेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज मैच होनी चाहिए। जब दोनों के हिसाब से खरीदा है तो दोनों चीज मैच होनी चाहिए। एक बायर के पास अधिकार रहता है, अगर एक भी चीज मैच नहीं हुई तो आप उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि अगर सैंपल मैच करा डिस्क्रिप्शन नहीं करा, या वाइस वर्सा डिस्क्रिप्शन करा सैंपल नहीं करा, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द गुड्स। तो मैंने दीदी को बोला दीदी वापसी ले लो ये गुड्स, उन्होंने वापसी ले लिया, दीदी अच्छी थी। कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है एज अ जनरल रूल इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। इट इज द बायर पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट। ये बायर के पार्ट होगा कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट हिसाब से वो गुड्स खरीदे। If subsequently the goods are found unsuitable for the purpose, the seller will not able to responsible, but there is an implied condition as to quality of fitness of the goods for the purpose of buyer under the following condition. Where the buyer has made known to the seller the particular purpose for which the need goods, the buyer should rely on skill and judgment of the seller. Where the consent of buyer obtained by the seller by fraud or misrepresentation. ऐसे केस के अंदर वो रिजेक्ट कर सकता है। अब समझ में नहीं आया, मैं आपको इसको फिर एग्जांपल देके समझाता हूं, मान लो मैं दुकान पे गया, मैंने कहा सर मुझे एक मसाजर मशीन चाहिए, ठीक है। अब खड़े खड़े पढ़ाकर, एक जगह बैठे रहकर खड़े खड़े पढ़ाकर मेरे पीठ में दर्द हो जाता है, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलेगा तो मैं मसाज कर लूंगा अपनी पीठ की, या जहां पर दर्द हो रहा वहां की मसाज कर लूंगा, हाथ में कमर में कहीं पर भी, ठीक है। मैंने कहा सर जो मसाजर मशीन आप मुझे दोगे वो चलते चलते हीट भी करनी चाहिए, जिससे गरम गरम लगे, ठंड का समय है ना तो गरम गरम लगे तो अच्छा लगेगा। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट सेलर को बताई, ठीक है ना। सेलर ने एक मसाजर मशीन दी,
कह रहा जी सर आपने जो रिक्वायरमेंट बताई है ये मसाजर मशीन उस पर फिट है, बताइए ये मसाजर मशीन भी है और ये चलते चलते हीट भी करेगी। बहुत सारी मसाजर मशीन जो होती है जब वो चलती है तो हीट एक पैदा करती है, जिससे क्या होता है आपको अच्छा फील करवाता है, वो गरम गरम जब लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं सेलर की बात पे मान चुका हूं, मैं सेलर ने जो कह रहा है मैं उस बात पे सच मार रहा हूं। अब सेलर में से क्या कर रहा है, मुझे मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि वो मसाजर मशीन हीट नहीं करती। उसने मुझे मसाजर मशीन तो थी वो मेरे को दिख रहा है, पर हीट करे ना करे वो तो चलाने पता चलेगा। अब सेलर कह रहा है मैंने चला कर देखा, सेलर कह रहा है, मैंने कहा ये तो हीट नहीं कर रही। सेलर कह रहा है कि भाई ये अभी हीट नहीं करेगी, धीरे धीरे जब आगे चलाओगे टाइम लगेगा तब करेगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने सेलर की बात पे सच मान लिया। और सेलर का एक्चुअल मोटिव था या तो फ्रॉड करना या मिस रिप्रेजेंट करना। अब मैं प्रोडक्ट घर पे लेकर आया। अब जब मैं प्रोडक्ट घर पे लेकर आया तो क्या कहते हैं, मैंने देखा मैं चला रहा हूँ भाई 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हीट ही नहीं कर रहा वो। तो ऐसे केस के अंदर मैंने कहा सेलर ने तो मुझसे फ्रॉड कर दिया, ये मुझे मिस रिप्रेजेंट करा। मैं गया सेलर के पास, मैंने कहा सर मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी अपनी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर ये हीट नहीं कर रहा, आपकी मसाजर मशीन तो ठीक है पर हीट भी तो करना चाहिए, मेरी वो भी तो रिक्वायरमेंट थी। कह अच्छा सर नहीं कर रहा। मैंने कहा इसको गुड्स को वापसी लो, रिजेक्ट करो। मैंने आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी बता दी थी, आप इस गुड्स को रिजेक्ट कर दो। मैं गुड्स रिजेक्ट करूंगा और अपना पैसा पूरा ले लूंगा, या फिर ऐसी मशीन लूंगा जो हीट भी करे। ये अधिकार आ जाता है। बट इसके अंदर एक पॉइंट और है, ये कंडीशन देखो, इस वाले केस के अंदर जब आप फिटनेस और क्वालिटी की बात करते हैं इसमें एक कंडीशन होती है, तभी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। कंडीशन ये है जब आप 3 कंडीशन मानो, 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी एक बायर रिजेक्ट कर सकता है गुड्स को। पहला कि बायर जब गुड्स खरीद रहा था तो उसने अपना पूरा पर्पस या पूरी रिक्वायरमेंट जो गुड्स रिलेटेड सेलर को बताई हो। सेलर ने कहा सर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसके हिसाब से गुड्स ये रहा। सेलर ने कहा कि भाई जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल कर देगा, और मैंने उस पर रिलाई कर दिया, बायर ने रिलाई कर दिया उस बात पे कि हाँ सेलर ठीक कह रहा होगा, और बाद में पता चला कि वो गुड्स सही नहीं है। तो भाई ऐसे केस के अंदर फिर बायर के बाद ऑप्शन आ जाता है रिजेक्ट कर देगा गुड्स को और पैसे रिफंड ले लेगा, क्योंकि बायर ने अपनी ऑप्शन अपनी क्या कहते हैं वो बताई थी ना, अपनी रिक्वायरमेंट ही बताई। अब आप एक शोरूम में गए, क्रोमा का शोरूम जानते हो ना, टाटा का है, जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसे जैसे रिलायंस का रिलायंस डिजिटल है इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे क्रोमा भी है, फिर एक और 1-2 और है, विजय सेल करके भी है। तो क्रोमा में गए आप, क्रोमा में आपने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगे हुए थे। आपने देखा अच्छा ये वाला प्रोडक्ट ऐसे चला, एक लैपटॉप आप देख रहे थे, हाँ अच्छा ये चीज़ है, अच्छा ठीक है। आपने वो लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन पढ़ा, चेक वेक करा, लेके चले गए घर, खरीद लिया। अब सेलर को आपने अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ा बताई इस केस के अंदर, बताई क्या नहीं। क्रोमा शोरूम में गए, वहां पर आप जाते हो, डिस्प्ले में सारे गुड्स लगे हैं, आपको एक गुड्स पसंद आया, आपने सब कुछ में चेक करा, अपना मजा आया, आप उठा के लेकर बेचे। 1-2 दिन बाद आप आते हो, कहते हो सर इसके अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ही नहीं लैपटॉप के अंदर, इस लैपटॉप को वापसी लो, मेरी तो रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थी। तो सेलर बस किसके अंदर वापसी लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट होना बताई थी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की थी तो आप देखो ना उसके अंदर है या नहीं है। अगर उस डिस्प्ले के अंदर, गुड्स की डिस्प्ले के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं था लैपटॉप के अंदर, तो आप लेते ही नहीं। आपने सेलर तो ना कुछ पूछा, आपने डिस्प्ले में गुड्स लगे थे, आपने चेक वेक करा, आपने कहा अच्छा 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 अच्छा, बंद करा, आप लेके चले गए। अब तो ना सेलर वापस करेगा भाई। तो सेलर किसी भी रिलेट से, किसी भी ऐसी चीज से रिलेट नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस केस के अंदर। जब बायर जब भी गुड्स खरीदेगा तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स खरीदो भाई। बाद में तुम ये कह दो, पहले तो तुमने देख दुख के नहीं खरीद लिए गए, उसके बाद कहते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है सर, इस गुड्स को रिजेक्ट करो। ऐसा नहीं हो सकता सर। ऐसा तभी होगा रिजेक्ट जब बायर सेलर को अपनी रिक्वायरमेंट बताए और सेलर कहे कि ये रहा प्रोडक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो, और तब ना करे, तब रिजेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा उस केस के अंदर। अब पढ़ो एक, एज अ जनरल रूल कहता है इन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ नो इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एज अ क्वालिटी और फिटनेस। फिटनेस और क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती ऑफ एन आर्टिकल, मतलब प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के। इफ इट बायर्स पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट, जब भी बायर गुड्स खरीदने जाएगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स खरीदेगा। ये सेलर थोड़ा पता लगाएगा कि बायर की रिक्वायरमेंट क्या है। सेलर या तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो अपने हिसाब से देख लो भाई, सारे लगे हुए, जौन सा आपको पसंद आए ले जाओ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स ले आते हो तो सेलर उसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बट देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस। पर एक कुछ इम्प्लाइड कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये रही, जब आप अपने पर्पस के हिसाब से गुड्स ले आते हो और सेलर को अपना पर्पस नहीं बताते, रिक्वायरमेंट नहीं बताते, डिस्प्ले में गुड्स लगे वो होता है ना, जब हम दुकान पे जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, वहां डिस्प्ले में गुड्स लिखे होते हैं, आप सेलेक्ट करते हो, ले आते हो। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि यार हमारा पर्पस तो पूरा हुआ ही नहीं इस गुड से, तो ये वापसी कर दो, ना 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 ना,
आपने अपने सेलर को पर्पस होना बताया था, डिस्प्ले पे लगे थे गुड्स, आप उठा के ले गए। आप वापसी तभी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन तभी वापसी करने का है जब वेयर द बायर मेड अ नोट टू द सेलर टू पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही नीड द गुड्स। बायर अगर सेलर को बताता है अपना पर्पस कि भाई मुझे ये मेरा पर्पस है, इससे रिलेटेड मुझे गुड्स चाहिए, और सेलर कहता है ये लो सर आपके पास ये गुड्स आ गया जो आपका पर्पस को फुलफिल कर दे। द बायर शुड रिले, मैं सच मान लेता हूं, मैं बायर हूं, मैं रिले कर देता हूं, मान लेता हूं कि स्टिल जजमेंट ऑफ द सेलर, सेलर जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, भाई जो उसने मुझे प्रोडक्ट दिया मेरी नीड के हिसाब से होगा, और जब मैं उसको यूज कर रहा हूं तो मेरी नीड पर्पस पूरा ही नहीं हो रहा, तो अब इस केस के अंदर मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। सर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आ जाओ। अब मैं क्या कहते हैं, किसी दुकान पे गया और दुकान से वाले से बोला कि भैया मुझे ना 1 लीटर दूध दे दो आप। उन्होंने कहा ये लो भाई 1 लीटर दूध। उसने मुझे टोन्ड वाला दूध दे दिया। आपको पता है 2 टाइप के वैरायटी के दूध होते हैं, एक टोन्ड मिल्क होता है और एक फुल क्रीम होता है। फुल क्रीम में आपको पता है मिलाई जो होती है, मलाई वो जमती है, फुल क्रीम वाले में मलाई जमती है, सभी को पता है, सब इंडिया में रहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलाई, ये ऐसे नहीं कह सकते कोई, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मलाई है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मलाई, ये नहीं कह सकते ना कोई, सबको पता है, सब इंडिया में रहते हैं। 2 टाइप के दूध होते हैं भैया, एक टोन्ड मिल्क होता है और एक फुल क्रीम होता है। तो फुल क्रीम वाले में मलाई जमती है और टोन्ड वाले में मलाई नहीं जमती। अब मैं गया दुकान पर, मैं बायर हूं, मैं कहता हूं भैया ये मुझे 1 लीटर दूध दे दो। उसने मुझे दूध दे दिया, उसने टोन पकड़ा दिया मुझे। अब मैं घर जाके देख रहा हूँ मलाई जमी नहीं रही, मलाई जमी नहीं रही। मैंने कहा ये तो गलत दूध दे दिया इसने। मैं वापसी गया आधी दूध की थैली लेकर, मैंने कहा भैया इस दूध में तो मलाई नहीं जम रही। उसने कहा भाई आपने मुझे बताया कहा कि मलाई वाला दूध चाहिए। कही आवाज भी ठीक है, इनका छोड़ो ना। मैंने कहा भैया इसको वापसी करो, मुझे मलाई वाला चाहिए था, आपने मुझे मलाई वाला दूध दिया ही नहीं, वापसी करो इसको। कह रहा सर ऐसा नहीं होता, वापसी नहीं होगा, हम तो ना रिस्पॉन्सिबल है, या तो आप हमें रिक्वायरमेंट बता दे। आपने रिक्वायरमेंट थोड़ा बताई मुझे, आप तो सीधा सीधा दूध मांगेगा, मैंने पकड़ा दिया, आप ले गए, है ना। बट अगर अब मैं जा रहा हूं दुकानदार के पास और मैं कहता हूं भैया मुझे वाला दूध दो जिसमें मलाई जमे, है ना, वाला मिल्क दो मुझे, 1 लीटर की थैली दूध की वो दो जिसमें मलाई जमे। अब उसने मुझे वो दे दिया टोन्ड। उस केस के अंदर अपनी मैंने नीड बताई ना, अपना पर्पस, आपको पता टोन्ड मिल्क में मलाई जमेगी नहीं, आपको टोन्ड दे दिया। मान लो आप बेवकूफ, आप पढ़ने आपको आता नहीं है ठीक है, बायर भैया बेवकूफ, उसको कुछ नहीं पता मलाई किसमें जमती नहीं होते है ना भाई, किसको नहीं पता। अब फुल क्रीम वाले में उसने टोन पकड़ा दिया, जबकि मैंने अपने सेलर को बताया था कि भाई मुझे वाला दूध चाहिए जिसमें मलाई जमे। अब मैं घर गया, मैं मलाई जमी नहीं। अब मैं वापसी आया, मैंने कहा भैया ये तो मलाई जमी नहीं रही। सेलर कह रहा अरे सर ये तो टोन मिल गया, आपको फुल क्रीम लेना चाहिए था। मुझे थोड़ा पता था किसमें जमता है किसमें नहीं जानता, मैं तो पहली बार ले रहा हूँ, मेरी मम्मी लेती थी आगे, मैं तो पहली बार ले रहा हूँ, मैंने आपको बताया था मलाई वाला दूध चाहिए मुझे। हाँ, अब यहाँ पर सेलर की गलती है, उसने अपनी पर्पस बता दिया था सर, अब ये गुड्स को वापसी लेकर मलाई वाला देना पड़ेगा, भले उसने आधी थाली पी ली हो। टीच समझ में आ रहा है? कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, अब ये क्या कहता है, वेयर गुड्स आर ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील इन अ गुड्स फॉर दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी। Merchantable quality means that the goods must be sellable in a market as the goods of that description. The seller is under an obligation to inform the buyer of any defect in the goods sold at the time of contract, except in care where the defect is obvious known to the buyer. एग्जाम्पल क्या रहा है, आर ने ऑर्डर करा 600 मोटर हॉर्न ऑफ वेरिंग डिस्क्रिप्शन, सम ऑफ हॉर्न वर डेंटली एंड बैडली पॉलिश्ड, आर रिजेक्ट द होल ऑफ द कंसाइनमेंट। एक मर्चेंट है, मर्चेंट कौन होता है, मर्चेंट वो होता है अच्छा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ये क्या बात हो गई भाई। छठा वाला पॉइंट कौन सा था, होलसमनेस है, होलसमनेस, ये वाला तो छठा वाला, 7वां होलसमनेस वाला है। कहाँ गया, ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर पॉइंट गलत आ गया बस, और बाकी ठीक है, ये पॉइंट गलत आ गया, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। आइए मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, बस नाम का फर्क है, यहाँ कंडीशन एज टू होलसमनेस आना चाहिए था और वहां कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि मान लो मुझे ना एक मोटर हॉर्न लेने थे, तो मैं किसी
ऐसे पर्सन के पास गया जो मर्चेंट था। मर्चेंट मतलब वो पर्सन जो इस पर्टिकुलर जो मुझे सामान चाहिए उस चीज डीलिंग करता है। बेसिकली होलसेलर हो सकता है, वो रिटेलर भी हो सकता है, बेसिकली होलसेलर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो इनकी एक चीज की डीलिंग करता है। मान लो आपको एक मोटर हॉर्न लेना था भाई, आपको एक मोटर हॉर्न लेना है, आप बायर हो, ठीक है, आपकी दुकान है, आप उसको आगे जाकर बेचोगे, पर आप बायर हो, अभी जब खरीदने जाओगे तब तो बायर ही हो। मान लो आप वो होलसेलर हो जिससे मैं वो मोटर क्या लूंगा, मोटर हॉर्न, मतलब गाड़ी के जो हॉर्न होते हैं, कार के, बाइक के, ये सब चीज, वो हॉर्न लूंगा अलग अलग वैरायटीज के। तो मैंने अलग अलग डिस्क्रिप्शन से आपसे हॉर्न खरीद लिए बहुत सारे, ठीक है ना, आप होलसेलर थे, मैं रिटेलर हूं, मैं आगे जाकर उनको बेचूंगा। जब आपने मुझे वो हॉर्न दिए तो बहुत सारे होलसेल में खरीदा है मैंने, बहुत सारे बल्क मात्रा में खरीदा है, तो मैं खरीद के लाया, तो मैंने चेक करा कि बहुत सारे हॉर्न के अंदर कुछ तो बज नहीं रहे, और दूसरा जो बज नहीं रहे उसके बाद बहुत सारे ऐसे हॉर्न थे जिसमें डेंट था, कलर उतरा हुआ था, अच्छे से उसको नया जैसा नहीं लग रहा था। अब भाई कोई ऐसा पर्सन मेरे से सामान खरीदना आएगा, मैं सेलर हूँ, ठीक है ना, मैंने आपसे खरीदा बल्क में हॉर्न, ठीक है, फिर मैं उनको आगे बेचूंगा, और वो मैं किसी को बेच रहा हूँ, ऐसा हॉर्न बेच रहा हूँ जो बज नहीं रहा, तो बिकेगा मार्केट के अंदर? नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने मुझे ऐसा गुड्स दे दिया जो मार्केट में नहीं बिक पा रहा, या आपने मुझे ऐसा गुड्स दिया हॉर्न जिसके अंदर मैं उसको बस तो रहा है वो, पर उसके अंदर पॉलिश नहीं हुई, नया जैसा नहीं लग रहा, डेंट पेंट हो, तो मैं किसी को बेचूंगा, भैया ये लो, कहेगा भैया तो नया तो दे दो यार, नया खरीद रहा हूँ तो मैं, वो तब नहीं खरीदेगा, भैया नया वाला दो, याला नहीं लेगा, नया वाला मांगेगा मेरे से, और डेंट पेंट होगा उसके अंदर, तो मतलब डेंट लग जाता है ना, कहीं गिर जाता है तो टूट फूट के डेंट लग जाता है, वो तब भी नहीं खरीदा। खरीदोगे क्या आप किसी दुकान में जाते हो, नई चीज खरीदते हो, उसमें लिखा हुआ है पुराना जैसा लग रहा है, वो कहेगा भैया ये नहीं, दूसरा वाला दे दो। आप देखते हो, आप कोई सामान खरीदने गया, वो आपको नोट देता है ना 10 का, उसमें हल्का सा फटा हुआ, कहता भैया दूसरा नोट दे दो यार, ये वाला फटा हुआ है। तो जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, नोट में जब आप चेंज करा लेते हो, तो प्रोडक्ट में भी तो चेंज कराओगे, नया जैसे नहीं लग रहा वो प्रोडक्ट, पॉलिश अच्छे से नहीं करी, पुराने जैसे लग रहा है, तो आप कहोगे भैया नया चीज खरीद रहा हूँ, पुराने जैसा क्यों दे रहा हूँ मुझे, नहीं खरीदोगे। आप कोई ऐसी चीज खरीदो जिसमें जंग लग गया, स्टील की ऐसी चीज खरीदो जिसमें जंग लगा हुआ है, नई चीज खरीद रहा हूँ और जंग लगा हुआ है, तो लोगे आप? नहीं लोगे। तो ऐसा गुड्स जब हम किसी मर्चेंट से खरीदते हैं, जैसे कि होलसेलर मान लो मर्चेंट को, और मर्चेंट ने हमें वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से दिया कि भाई ये ज़्यादा बढ़िया हॉर्न है, ये इतनी वारंटी वाला है, और ज़्यादा तेज आवाज़ आएगा, ऐसे करके हमने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर उसको खरीद लिया। और बाद में जब हमने उसको खरीदा तो हम उसको आगे बेच सके, हमारा पर्पस ये था कि हम उसको आगे बेच सके। तो मैं रिटेलर हूँ, आप होलसेलर हो, आपसे मैंने खरीदा, आपने मुझे बहुत सारे हॉर्न दिए, आज हॉर्न के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ चल नहीं रहे, कुछ डेंट लगे हुए हैं, कुछ पॉलिश अच्छे से नहीं हुई, तो वो चीज़ मैं आपको वापसी कर देता हूँ। ये इम्प्लाइड कंडीशन है। इम्प्लाइड कंडीशन ये से कि भैया आपसे अगर मैं कुछ सामान नया ले रहा हूँ तो मुझे नया जैसा दिखना चाहिए ना वो, और ना अगर नया जैसा ना दिखे, या डिफेक्टिव निकले, या अच्छे से पॉलिश नहीं करी, नया जैसा नहीं दिख रहा, कहीं टूट रखे हैं, डिफेक्टिव हो रखे हैं, डेंट लगा हुआ है, तो फिर मैं उन गुड्स को वापसी कर दूंगा आपको, और आपसे रिफंड क्लेम कर लूंगा। ये कहता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। इस केस के अंदर बायर जो है वो एक्चुअल में सेलर भी है, रिटेलर। जब होलसेलर से खरीदेगा, तो होलसेलर से जब वो सामान खरीदेगा तो उसको सारे अच्छे से मिलने चाहिए सामान, कि आगे वो बेच सके। सही समझ में आ रहा है? आगे वो जब, भाई मैं एक रिटेलर हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ, आप होलसेलर हो, तो मैं भी तो आगे बेचूंगा ही, और मैं आगे उन्हीं बायर को बेचूंगा तो अच्छा बेचूंगा ना। वो मेरे से पुराना गुड्स नाम जैसा गुड्स लेगा ही नहीं, तो मुझे भी आगे भी अच्छा वाला चाहिए, तो अगर नहीं है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा आपके गुड्स। ये कहता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? वेयर द गुड्स ब्रॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेलर हु डील इन अ गुड्स दैट गुड्स। मुझे एक मोटर हॉर्न चाहिए था, तो मैंने देखा मोटर हॉर्न वाला सेलर कौन सा है, होलसेलर कौन सा है, तो मैं उसके पास गया कि भाई ऐसे मोटर हॉर्न वही बेचता है, मैं उसके पास गया, मैंने कहा चाहिए मुझे। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, और जब मैं उससे खर्च करूंगा तो उसमें एक कंप्लाइड कंडीशन होगी, दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी। भाई जो क्वालिटी होगी उन गुड्स की अच्छी होनी चाहिए कि मैं आगे उसको बेच सकूं। मर्चेंट क्वालिटी मीन्स दैट द गुड्स मस्ट बी सेलेबल इन द मार्केट एज द गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मर्चेंट क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो गुड्स आप मुझे दोगे वो आगे मार्केट में बिक सके, अगर बेचना चाहो तो बिक सके वो मार्केट के अंदर वापसी उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे खरीदा गया है, या उससे ज्यादा बिक सके। द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द बायर ऑफ एनी डिफेक्ट इन अ गुड्स सोल्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कुछ मोटर हॉर्न के अंदर डिफेक्ट है, डेंट पेंट लगा है, तो वो बताएगा सर इसके अंदर 5 ऐसे मोटर ये हॉर्न है जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लोगे आप? अगर वहां कहेगा ठीक नहीं कहेगा, मतलब अगर कहीं पर डिफेक्टिव है, डेंट लगा हुआ है, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ पॉलिश नहीं हुई, खराब तो सेलर को बता, बायर को बता दो। सेलर क्या करेगा, बायर को बता देगा कि भैया ऐसे ऐसे है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं, इनके प्राइस कम में दे दूंगा मैं। अब आपकी मर्जी, बायर की मर्जी, वो लेना चाहे पर बता दो। और अगर आपने नहीं बताया, बाद में दिखा वो चीज, तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा उन गुड्स को।
ठीक है ना। द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, सेलर के पास ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो बायर को इन्फॉर्म कर दे कि कोई डिफेक्ट है गुड्स के अंदर, तो सोल्ड करे, जब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सोल्ड करे तब वो डिफेक्ट करे, तब वो क्या करते हैं, इन्फॉर्म कर दे कि भाई इस गुड्स के अंदर डिफेक्टिव है, कुछ देना चाहो तो ले सकते हैं। इन केयर वेयर इज अ डिफेक्टिव ऑब्वियसली नोन टू द बायर। एक्सेप्ट क्या बोला, एक्सेप्ट क्या है कि भाई बायर जब गुड्स ले रहा था सब चेक कर रहा था, उसने देखा अच्छा इसमें तो डिफेक्ट है, उसने देखा ये भैया डिफेक्ट, पूछ बोल रहे मेरा डिफेक्ट है, फिर भी रख लिया, तो ऐसे केस के अंदर रिजेक्ट नहीं कर सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। भाई जब तुमने गुड्स लिए थे, आप बायर हो, मेरे पास आए, आपने कहा मुझे गुड्स चाहिए, मैंने आपको दिए, उसमें से 4 गुड्स आपने देखे, अरे ये तो डिफेक्टिव लग रहा है, चल कोई बात नहीं, डाल दो, फिर बाद में कह रहे हो यार ये 4 गुड डिफेक्टिव है, वापसी का, फिर नहीं करूंगा वापसी। आपको पता था ना, उसी टाइम करवा लेते। आप देख रहे हो, सब कुछ चेक करो, एक एक चेक करा, डिफेक्टिव दिख रहा है आपको, वापस नहीं करा, ले गए, फिर बाद में कह रहे हो ये डिफेक्टिव वगैरह वापसी होगा, नहीं होगा। फिर समझ में आया। अगर आपने नहीं देखा तब सेलर की जिम्मेदारी है कि बताएगा, सेलर ने नहीं बताया तो फिर आप वापसी करो। क्लियर है नहीं है। और इसके अंदर थोड़ा चेंज कर लेना, कंडीशन एज टू होलसमनेस डाल देना। होलसमनेस क्या होता है उसका मीनिंग रख लेना कहीं साइड में। होलसमनेस का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो हेल्थ को इफेक्ट ना करे। क्या बोला मैंने, ऐसे गुड्स जो हेल्थ को इफेक्ट नहीं करे उसको होलसमनेस कहते हैं। ठीक है जी, ऐसे गुड्स जो हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेंगे उसको कहते हैं। देखो यहां पर लिखा भी है, ठीक है ना, इसकी जगह पर होलसमनेस कर देना। होलसमनेस का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, ये वाला मैं ठीक कर दूंगा नोट में। होलसमनेस क्या है, ऐसे कंज्यूमेबल गुड्स ऑन हेल्थ को जो हेल्थ को इफेक्ट ना करे, जो हेल्थ को इफेक्ट ना करे। ऐसे कंज्यूमेबल गुड्स, ऐसे गुड्स जिनको हम कंज्यूम करते हैं और अगर वो हेल्थ को इफेक्ट कर देते हैं तो वो हेल्थ को इफेक्ट कर देते हैं तो फिर वो गुड्स आप रिटर्न कर सकते हो, आपके पास पूरा अधिकार है। ऐसे गुड्स जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करते उसको होलसमनेस वाले गुड्स कहते हैं। चलिए, कंडीशन एज टू होलसमनेस का मतलब समझ आया। इन केस ऑफ ईटेबल गुड्स देयर इज अनदर इंप्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी होलसमनेस। होलसमनेस मतलब ऐसे गुड्स, ऐसे खाने वाले गुड्स, कोई भी चीज जो खाने वाली होती है ना, कंज्यूम करने वाली होती है, वो गुड्स होलसमनेस होने चाहिए। भाई मैं किसी से कोई गुड्स खरीद रहा हूं तो मैं कहूंगा ना मुझे अच्छा गुड्स दे, उससे मेरी हेल्थ को कोई इफेक्ट ना पड़े, तो होलसमनेस वाले गुड्स होने चाहिए। ये एक इंप्लाइड है कि भाई कोई भी अगर मैं सामान खरीदने जाता हूं तो ऑब्वियस है सेलर को ही पता है, बायर को पता है कि भाई जो गुड्स होंगे जब मैं उसको कंज्यूम करूंगा तो मेरी हेल्थ को इफेक्ट ना पड़े, और अगर मेरी हेल्थ को इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके लिए सारा क्लेम कौन करेगा, सेलर के पास जिम्मेदारी रहेगी, सेलर से हम क्लेम डैमेजेस कर सकते हैं। भाई मान लो यहाँ पर मैंने फिर दोबारा वो एग्जांपल दिया, देखो फिर एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, उस एग्जांपल के अंदर क्या दिया हुआ है, अब एग्जांपल देखेंगे, कह रहा है मिस्टर ए ब्रॉट मिल्क फ्रॉम डेयरी ओनर। एक किसी डेयरी ओनर से उसने मिल्क खरीदा। मिस्टर ए कंटेन्ड विद अ जैम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइफाइड फीवर हो गया बेचारे को। उस मिल्क, वो बासी मिल्क था, पुराना मिल्क था, बहुत पुराना, वो कंज्यूम कर लिया उसने। भाई मान लो मैं किसी दुकान पे गया, मैंने कहा भाई आधा लीटर मुझे मिल्क दे दो, उसने मुझे दिया, उसने मुझे बासी दे दिया, है ना, और बासी देकर उससे मेरी तबीयत खराब हो गई, तो जितने पैसे मेरी तबीयत में लिखे वो तो लूंगा उससे, ससुर से, सेलर से, कि भाई पैसे दे, तेरी वजह से हुआ है तबीयत खराब, तूने मुझे बासी दिया, एक्सपायर प्रोडक्ट दिया है ना, और साथ में अगर मुझे जितने भी मेरे पैसा लगा, जितना मेरा टाइम वेस्ट हुआ, वो सब पैसे मैं उससे क्लेम डैमेज कर सकता हूँ उस पर केस करके कि भैया तेरी वजह से हुआ ये, ठीक है ना। मिस्टर ए बेचारा उस मिल्क को कंज्यूम करता है, इन्फेक्ट हो जाता है और मर जाता है, मर ही जाता है। मिस्टर ए बस हेल्ड लाइबल इन डैमेजेस, मिस्टर ए चाहे तो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ये आपके पास है। तो आपने क्या करा, आपने सभी केस के अंदर आपने देखा अभी जब हम कंडीशन इंप्लाइड कंडीशन पढ़ रहे थे ना, तो उस केस के अंदर देखा होगा 7 पॉइंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, बायर के पास ऑप्शन होता है, वो गुड्स को रिजेक्ट करके डैमेजेस या रिकवर कर सकता है, अपना क्लेम रिफंड क्लेम कर सकता है, गुड्स क्लेम कर सकता है, दूसरा गुड्स या फिर डैमेज कर सकता है। आपने 7 पॉइंट के अंदर यही पढ़ा कि भाई वो अपने गुड्स वापसी करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है या फिर कोई पैसा अगर लेना हो तो पैसा ले सकता है। बट जब हम इंप्लाइड वारंटी पढ़ेंगे तो आपको पता है वारंटी के फीचर के अंदर हम डैमेजेस क्लेम कर नहीं सकते, वहां पर हम सिर्फ रिपेयर करा सकते हैं। गुड्स को अगर प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं भैया इसको ठीक करके दो, हम उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते गुड्स। तो सबसे पहला वारंटी है
इम्प्लाइड वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन, implied warranty of quit position क्या कहता है? In every contract of call there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quit position of the goods. If quit position of the good of the buyer is any way disturbed by a person having a superior right that of the seller, the buyer can claim damages from the seller. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब समझना, यहाँ पर क्या है समझिएगा। हाँ जी, हाँ इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए 4 पॉइंट बचे, जल्दी से कर लेते हैं। मान लो ए ने बी से साइकिल ली किराए पर, ए ने बी से किराए पर साइकिल ली, ठीक है जी। ए ने बी से किराए पर साइकिल ली, बी ने 10 दिन के किराए पर ली, ठीक है जी। ए उस साइकिल का ऑनर है, ऑनर कौन है उस साइकिल का? ए है, बी है, सॉरी बी ऑनर ऑफ साइकिल है, साइकिल का ऑनर बी है। अब ए ने 10 दिन की किराया ली, अब ए ने क्या करा, वो साइकिल बेच दी सी को, सोल्ड साइकिल टू सी को बेच दी। अब सी साइकिल चला रहा था, तो इतने में बी की नजर पड़ी, बी कह रहा अरे ये तो मेरी साइकिल है, सी के पास कैसे आई? बी पहुंचा भागता हुआ सी के पास कि भाई ये साइकिल मेरी है। कह रहा भाई मैं कैसे मान लूं? कह रहा ये देखो इसका बिल ये रहा, ये साइकिल तो मेरी है, ये देखो मैं इसकी फोटो भी है, मेरे घर पे रहती है साइकिल, ये देखो उसने कुछ वीडियोस भी दिखाई। कह रहा भाई ये साइकिल मेरी है। सी कह रहा यार ये तो मैंने ए से खरीदी है, ए के पास कैसे आई तुम्हारी साइकिल? बी कहने लगा कि भाई मैंने उसको 10 दिन के किराए पे दी थी और उसने बेच दी, बताओ। तो अब बी जो रियल ऑनर है वो, उसके पास पूरा अधिकार है अपनी साइकिल क्लेम कर सकता है वो, तो इसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी साइकिल क्लेम फॉर डैमेजेस, अपनी साइकिल क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। क्लेम फॉर डैमेजेस नहीं, क्लेम ही साइकिल, अपनी साइकिल क्लेम कर सकता है कि भाई मेरी साइकिल है मुझे दो। ये तो ए ने तेरे साथ फ्रॉड कर दिया कि मेरी साइकिल पहले किराए पे ली फिर तुम्हें बेच दी, तो बी के पास अधिकार है कि वो अपनी साइकिल क्लेम कर सकता है कि भाई मेरी साइकिल मुझे दे दो। अब ए के को क्या हुआ, फ्रॉड हो गया, तो ए क्या कर सकता है? अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है सी से, क्लेम डैमेजेस फ्रॉम ए। सी जो है वो ए से क्लेम कर सकता है डैमेजेस, तो सी क्लेम डैमेजेस फ्रॉम है। तेज देख रहे हो कितनी तेज है, सी क्या कर सकता है? अपना डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो क्विट पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो बायर है ना वही रियल ओनर है, और बायर को एक बार जब सामान बेच दो, सेलर जब बायर को एक बार सामान बेच देता है, साइकिल किसने बेची? किसी और सेलर ने इस बी को बेचा होगा, तो इससे अब उस साइकिल का पोजीशन कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि यही उस साइकिल का रियल ओनर है। भाई बी ने साइकिल खरीदी ना किसी से, सेलर से खरीदी, अब बी ने सब साइकिल खरीदी तो बी ने पैसे दिया होगा, सेलर ने बी ने खरीदा होगा बाइक। अब मोटर जो साइकिल है वो बी की है, अब बी से वो साइकिल का पोजीशन कोई और दूसरा पर्सन नहीं ले सकता, ना तो ए ले सकता है ना सी। अगर किसी ने लिया तो बी के पास पूरा अधिकार है वो अपनी साइकिल का पोजीशन वापसी ले, दैट इज कॉल्ड वारंटी ऑफ क्विट पोजीशन। ऐसे केस के अंदर क्या होता है, जब कोई सेलर बायर को सामान बेच देता है तो बायर के पास पूरा अधिकार होता है उस सामान का पोजीशन अपने पास रखने का। अगर किसी और के पास वो पोजीशन होता है तो बायर अपना पोजीशन उससे ले सकता है, उसका पूरा अधिकार है, वो अपना पोजीशन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ऐसे केस के अंदर सी क्या करेगा, सी क्या कहेगा, सी कहेगा भैया लाओ मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे पैसे वापसी दे दो। सी भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से, इसको मतलब होता है क्विट पोजीशन। तो वारंटी, implied warranty of quit position, in every contract of call there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quit position। quit position मतलब बायर ने जो सामान खरीदा उसका पोजीशन का एंजॉय वो खुद कर सकता है। भाई मेरा ये पैनल, मैंने ये पैनल खरीदा, अब मैंने ये पैनल खरीदा, मैंने बाई करा, तो इसका पोजीशन किसका है? मेरा है, तो कोई और में से ये पोजीशन, ये पैनल नहीं ले सकता, क्योंकि इसका ओनर मैं हूं, तो इसका एंजॉय भी पैनल का मैं ही करूंगा। ये कहता है क्विट पोजीशन का मतलब ऑफ द गुड्स। इफ क्विट पोजीशन ऑफ द बायर इज एनी वे डिस्टर्ब बाय अ पर्सन हैविंग अ सुपीरियर राइट देन दैट ऑफ द सेलर, द बायर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। अगर
जैसे कि सी ने भी तो खरीदा है, सी ने किससे खरीदा है, ए से। तो सी तो जानता नहीं था कि ए की वो रियल ओनर है ही नहीं, सी ने खरीदा। तो सी ने जो साइकिल खरीदी उसके पास वो भी तो इसका ऑनर हो गया, सी ने जो साइकिल खरीदी वो भी तो इसका ऑनर हो गया, पर सी एक्चुअल ऑनर नहीं है, इसका टाइटल डिफेक्टिव है ना। एक्चुअल ऑनर नहीं है, टाइटल डिफेक्टिव तो क्या होगा, एक्चुअल ऑनर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल ऑनर सुपीरियर ऑनर ये है। तो अगर इसके, अब ये क्या कहेगा, इससे क्या करेगा, इससे बोलेगा भाई मेरी साइकिल वापस कर, ये तो मैं हूं ऑनर, देखो तो तेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, मेरी साइकिल है। तो बी इसका सुपीरियर, सी का जो सुपीरियर ऑनर हो गया बी हो गया, क्योंकि बी तो एक्चुअल ओनर है, ये से डिमांड करेगा अपनी साइकिल का। तो अगर इसकी ऑनरशिप में, इसका पोजीशन में कोई डिस्टर्ब करता है तो ये से क्लेम कर सकता है। ये समझाने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या कह रहा है इफ द क्विट पोजीशन ऑफ बायर इधर मान के चलो सी, ठीक है, इज एनीवे डिस्टर्ब बाय अ पर्सन किसने डिस्टर्ब करा, बी जो रियल ओनर है, हैविंग ए सुपीरियर राइट, उसके पास सुपीरियर राइट है क्योंकि बी ही तो एक्चुअल ओनर है। तो बायर अभी सी भी है, सी ने किससे खरीदा था, ए से खरीदा था, और उस सी ने जो ए से खरीदा उसके बाद पोजीशन है गुड्स का, है ना, साइकिल का पोजीशन सी के पास है। अब बी जो सुपीरियर राइट है उसके पास, क्योंकि एक्चुअल ओनर तो वही था, तो वो क्या कर रहा है, सी से कह रहा है भाई मेरे को दे, मेरी साइकिल मुझे वापस कर, डिस्टर्ब कर रहा है उसकी पोजीशन को। तो अब जो बायर है ना, कौन, सी, वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस फ्रॉम ए, जैसे सी किससे कर सकता है, अपना पैसा क्लेम कर सकता है ए से। अब आया एग्जाम्पल समझ में, इस पॉइंट से एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि सी ने खरीदा होगा पर उसका डिस्टर्ब कौन कर रहा है, उसका पोजीशन बी कर रहा है, क्योंकि बी ही असली ओनर है, तो क्योंकि उसके पास सुपीरियर अधिकार है, उसके पास ज्यादा अधिकार है, क्योंकि असली ओनर तो वो था। अब बायर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है डैमेजेस, सी जो है वो ए से डैमेजेस क्लेम कर लेगा। ये हो गया। तो मतलब जो आप बायर के पास एक अधिकार होता है कि अगर वो किसी से गुड्स खरीदता है तो उसका गुड्स का पोजीशन हमेशा उसके पास रहेगा, कोई उससे नहीं छीन सकता। अगर कोई उसको छीनेगा तो वो उससे वापसी ले सकता है, और अगर बायर के साथ धोखा हो गया, किसी और का गुड्स को मिल जाए तो फिर सेलर से क्लेम कर सकता है वो गुड्स के पैसे। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंस, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस, there is an implied warranty on the part of the seller, the goods shall be free from any charge or encumbrances in favor of any third party where there is a breach of this implied warranty and the remedy of buyer sue for damages। बड़ा ही सिंपल है, ये जो लिखा हुआ है इनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है चार्जेस। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, भाई मैंने एक कार खरीदी, ठीक है, 7 लाख रुपए की कार खरीदी है, जिसमें से मैंने क्या करा, उसकी लोन ईएमआई है 3 साल की, है ना, 10-10 हजार की लोन की ईएमआई है 3 साल की। अब मैंने 1 साल की ईएमआई तो पे कर दी लोन की, उसकी 2 साल की ईएमआई बाकी है। अब मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई जिसको नॉलेज नहीं होगी ना उसको एक कार बेच देता हूँ अपने 7 लाख के। मान लो मैंने 7 लाख की कार में 3 साल की ईएमआई थी ना, 10-10 हजार की 3 साल की ईएमआई है, मैंने लगभग पे करे 5 लाख रुपए, या लगभग मैंने 4 लाख पे कर रखे। अब नई की नई कार है, 1 साल बाद मैं बेचूंगा तो मुझे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार 4 लाख तो पे कर चुका हूं, और अभी 2 लाख साल की ईएमआई और है, 2 साल की ईएमआई का मतलब हो गया लगभग 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1,20,000, और 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगभग मेरा अभी और बकाया है जो मुझे पे करना है। ठीक है जी। अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि ऐसा करता हूं इसको बेच देता हूं। मैंने बेच दिया किसी को, और ऐसे पर्सन को बेचा उसको पता ही नहीं था कि इसकी ईएमआई बाकी है। अब ईएमआई वाले कह रहे हैं कि भाई कार कहाँ है, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं कार कहाँ है, जिसके पास है ले लो। ईएमआई वालों ने, बैंक वालों ने कार ढूंढ ली, उसको उठा के ले जा रहे हैं कि भाई ये कार की तो अभी लोन चल रहा है, इसके इससे तो चार्जेस पे करने हैं अभी आपको। मैंने कहा मैं क्यों भरूंगा, मैंने तो पूरे पैसे दे दिए हैं। 7 लाख की कार एक्चुअल में नहीं है, मैं 5 लाख दे चुका हूं, मेरे को 4 लाख पे, 1 लाख जेब में रखा, मैं गायब, क्योंकि मुझे अभी लोन मेरा जो लोन चल रहा था वो लोन का उसको पता नहीं था कि इसकी ईएमआई बाकी है। तो मैंने, सेलर ने क्या करा, वो चीज बायर को बेची जो अभी फ्री नहीं है किसी चार्जेस से। भाई अभी उसकी लोन की ईएमआई है, या तो मैं बताता कि भाई इसके अंदर ईएमआई भी पे करनी पड़ेगी तुम्हें, इसकी ईएमआई भी है, तुम्हें पे करनी पड़ेगी, वो ये नहीं बताया मैंने, ये छुपा कर सेलर ने बायर को भेज दी कि हाँ कोई ईएमआई नहीं है, ले लो। 5 लाख 1 लाख मेरे जिम में आ गए, मैं गोली हो गया, और अपना वो अब ईएमआई भरते रहेगा, कार बैंक वाले ले गए उसके बेचारे से। अब वो मुझे ढूंढकर मेरे से पैसा क्लेम कर सकता है, मैंने गलत करा ना। इसको बोलते हैं इनकम्ब्रेंसेस, का मतलब होता है चार्जेस। तो क्या कह रहा है, फ्रीडम फ्रॉम एनी चार्जेस। इनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होगा, कोई चार्ज, कोई सेलर ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा जिसके ऊपर कोई चार्जेस है किसी थर्ड पार्टी का।
फॉर एग्जाम्पल कि मान लो फाइन चल रहा हो, भाई आपके पास एक कार थी, आपका मान लो आपने चालान भरा ही नहीं, कहीं रोड पे चल रहे हो, चालान कटा आप भरी नहीं रहे, लगभग 50,000 का चालान हो गया, आपने बेच दी वो कार। अब कार किसके पास है? किसी और के पास है, चालान कौन भरेगा? कोई और। तो ये भी गलत है। फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस होना चाहिए, चाहे को उसकी ईएमआई है, चाहे उसके चालान है, तो भाई वो चालान मेन ओनर भरेगा, या तो बताओ उसको उतने पैसे कम करवाओ चालान के, है ना। चालान आपने करवा दिया, फिर बेच दी, कह रहा चालान भरने वाला, भाई जिसके पास कार है वही भरेगा चालान, नहीं मत भर, तेरी कार तेरे नाम पर कार है, मैं तो नाम ट्रांसफर कर दूंगा, तेरे नाम पर है तो जाएगा। तो ये चीज गलत है। अगर ऐसा होता है तो जो बायर है जिसने खरीदा वो सारे डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से। अब आया समझ में कॉन्सेप्ट। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस, मतलब ऐसा कोई भी चार्ज, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन अ पार्ट ऑफ द सेलर। सेलर जब भी कोई गुड्स बेचेगा तो ये होना चाहिए कि फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होना चाहिए। तो इनकम्ब्रेंसेस और चार्जेस वन ऑफ द सेम थिंग। चार्जेस एक इंग्लिश वर्ड है, ये एक लॉ वर्ड है। तो आप कह सकते हो कि जो गुड्स होगा वो फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस होना चाहिए, कोई लोन नहीं होना चाहिए, है ना, उस गाड़ी का, या फिर कोई चालान नहीं होना चाहिए, या कोई इंश्योरेंस आपने पे नहीं करा वो नहीं होना चाहिए, इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी होगी इधर बैंक जिसने लोन लेना है, या फिर इधर वो हो गया चालान वाले, जैसे गवर्नमेंट जिसने ट्रैफिक पुलिस वाले, गवर्नमेंट हो गई जिन्होंने चालान लेना है। कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी का लोन या फिर कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, सेलर वो गुड्स बेचेगा। अगर सेलर ने ऐसे गुड्स बेचा जिसमें चार्जेस थे और बताया नहीं बायर को, तो बायर के पास ऑप्शन आता है कि उस गुड्स का पैसा उससे क्लेम कर सकता है। ठीक है जी। When there is a breach of this implied condition, अगर इस implied कंडीशन की ब्रीच हुई, और कब होगी? जब सेलर झूठ बोलकर बेच दी कि कोई लोन नहीं है और कोई चालान नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर दे इस इंप्लाइड वारंटी का, द रेमेडीज ऑफ द बायर इश्यू फॉर डैमेजेस। भाई जितने का चालान है ना उसका पैसा सेलर से मांग सकता है। भाई मेरे को आपने कार बेची, उस पर चालान था 50,000 रुपए का, मुझे बताया नहीं आपने, तो फिर मैं आप पे केस करके उस चालान का पैसा आपसे मांगूंगा, कहूंगा भाई मुझे चालान का पैसा दो। मैं आपको गुड्स तो वापस नहीं करूंगा, मैं आपको कार वापस नहीं करूंगा, पर चालान जितने का उतना पैसा मैं आपसे डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ। ये कहता है लो, ठीक है जी। तो मैं आपको केस करके आपसे पैसा क्लेम कर सकता हूं। या जो लोन की ईएमआई थी, आपने जितनी नहीं पे करी और आपने मुझे भेज दिया बिना बताए, तो फिर उतनी लोन की ईएमआई मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं। ये है पॉइंट। डैमेजेस क्लेम हो सकते हैं पर गुड्स वापसी नहीं होगा। अगला है वारंटी एज टू फिटनेस। एन इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू पर्टिकुलर पर्पस और क्वालिटी फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी इनेक्ट बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये दोनों ही केस के अंदर है। ऐसे कोई भी चीज जो गुड्स जो फिटनेस से रिलेटेड होती है ना, जैसे कि मैंने आपसे वो मिल्क की बात करी थी, है ना, मैंने वो मसाजर मशीन की बात करी थी, उसके अंदर फिटनेस के लिए हीट नहीं हो रही थी प्रॉब्लम, तो आप चाहो तो वो रख सकते हो, और इसमें वारंटी और कंडीशन दोनों होता है, आपकी मर्जी है, आप उसको रख सकते हो बिना हीट वाले को, और बाकी जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो क्लेम कर सकते हो, या आपने गुड्स को रिजेक्ट करके पैसा ले सकते हो। तो यहाँ पर कंडीशन और वारंटी फिटनेस की केस के अंदर दोनों आ जाती है। आप कंडीशन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, गुड्स को रिजेक्ट करके पैसा ले सकते हो, या अपने गुड्स को रखकर या तो उसमें हीट वाला जो रिपेयर है वो करा सकते हो, जो आपको सही लगे वो कर सकते हो। दोनों ऑप्शन होते हैं इन केस ऑफ फिटनेस। वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। जब भी आप कभी दुकान पे जाएंगे ना, है ना, और केमिस्ट की दुकान पे जाना, आज कहना भैया मुझे एक नींद की गोली देना तो केमिस्ट वाला कहेगा इधर क्यों चाहिए भैया, बस जिंदगी से हार चुका हूं मैं, आप एक नींद की गोली लेना। आप केमिस्ट वाला इतना मारेगा आपको, कहेगा भैया ऐसे नहीं देते हम नींद की गोली, आप डॉक्टर से लिखवा के लाओ, नींद की गोली ऐसे नहीं, डेंजरस है ना वो। भाई कल को तुमने 3 गोली लपेट गए, तुम उठे नहीं, तो केमिस्ट वाला तो गया, उसके तो वो तो जिंदा जिंदा लपेट जाएगा, तुम तो लपेट गए ऊपर, वो तो जिंदा जिंदा लपेट गया भैया, कह रहा मैं। तो कोई भी केमिस्ट वाले से आप अगर नींद की गोली मांगते ना, वो नहीं देगा जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आप उसको नहीं दिखाओगे, कोई नहीं देगा आपको। आप बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नींद की गोली नहीं ले सकता केमिस्ट वाले से। तो ये होता है क्योंकि वो डेंजरस नेचर की चीज है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट आप केमिस्ट वाले से लेकर आ रहे हो, किसी फार्मेसी से कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हो जो डेंजरस है, तो फार्मेसी वाले को आपको बताना पड़ेगा कि भाई इस प्रोडक्ट का ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे मत कर लेना। आपने पैरासीटामोल ली, बहुत बुखार हो रहा था आपको 105, आपने 5 पैरासीटामोल एक साथ खा ली, फिर देखो क्या होगा। आपसे उसने कहा भाई एक टाइम पे एक ही लेना है। आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको 3 खुराक देता है, एक सुबह की, एक दिन की, एक है, सारी थोड़ा ना कि एक ही दिन बारी में ले लो, इससे बहुत बॉडी हार्म हो सकती है। तो कोई डेंजरस चीज जो होती है ना दोस्तों, जो डेंजरस नेचर की चीजें होती हैं, जैसे दवाइयाँ गलत तरीके से कंज्यूम कर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा आपके साथ। तो ऐसे केस के अंदर सेलर के पास ये अधिकार, सेलर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको बताए
क्या लिखा है, द थर्ड इम्प्लाइड वारंटी, थर्ड नहीं फोर्थ है, ऑन अ पार्ट ऑफ सेलर इज दैट इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ अ डेंजरस नेचर ही मस्ट वार्न द इग्नोरेंट बायर ऑफ द प्रोबेबल डेंजर, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ दिस वारंटी द बायर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द इंजरी कॉस्ट टू हिम। आप केमिस्ट की दुकान पे गए, केमिस्ट की दुकान वाले से बोला कि भाई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, ये लो नींद की गोली दो मुझे, उसने आपको एक पत्ता नींद की, आप सारी लपेट गए, आप उठ ही नहीं पाए। ऐसा मत करना, कोई लेने गया वो उठ ही नहीं पाया बेचारा, वो सोया रह गया, वो सोया रह गया जिंदगी भर के लिए। तो ऐसे केस के अंदर भैया, इस केस के अंदर भैया फंस जाएगा कौन, जो सेलर है भाई, वो फंस जाएगा। तो अगर कोई सेलर कोई डेंजरस चीज के गुड्स, ऐसा कुछ जो डेंजरस नेचर का चीज है जिससे भाई बॉडी को खतरा हो सकता है, जिसको लाइफ से खतरा हो सकता है, ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो सेलर भले ही बायर ना पूछे कि भैया इसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है, पर सेलर की जिम्मेदारी है कि भाई वो बताएगा उसको ऐसे इस्तेमाल करना, भैया ऐसे कर लेना, ऐसा मत करना कहीं लपेट जाओ। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको कि इस्तेमाल ऐसे करना है इस प्रोडक्ट को, कहीं आप गलत तरीके से यूज तो कर लो और आप हो जाए काम। ठीक है जी, तो वारंटी होनी चाहिए ऑफ डिस्क्लोजिंग द, वारंटी किस चीज की, डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ये ना सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर पूछे ना पूछे पर सेलर को बताना पड़ेगा अगर कोई गुड्स डेंजरस नेचर का है, बेचते टाइम बताएगा वो हमेशा कि भैया इस प्रोडक्ट को ऐसे इस्तेमाल करना है, आप ऐसे इस्तेमाल मत करना। आप गीजर खरीदने जाते हो, गीजर जो पानी गर्म करने वाला होता है, आप दुकान पर लगाते हो, तो बायर सेलर आपको कहेगा भैया जब भी गीजर को ऑन करोगे तो चप्पल पहन लेना, ऐसे नहीं कि गीजर ऑन करके नहा रहे हो, गीजर ऑन करना, गर्म होने देना, गीजर बंद करना, तब जाना नहाने, ऐसे में करंट लगने का डर है और आपकी जान को खतरा है, ये सेलर बताएगा। और सेलर ने नहीं बताया और आप गीजर ऑन करके, कोई गीजर ऑन करा और नहाए जा रहा है, फिर आपने गीजर बंद कर दिया, करंट लग गया आपको, टपक गए, कोई टपक गया, आपने कोई टपक गया, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो सेलर होगा, क्योंकि उसने डेंजरस चीज पकड़ाई थी और बताया नहीं कैसे यूज करना। दिस इज द चैप्टर, ये है चैप्टर, और चैप्टर हो गया दोस्तों कंप्लीट। यहां पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 4, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे तो परफॉर्मेंस कब है, कब आपको परफॉर्मेंस करनी है, कब उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करना है, ये वाली चीजें पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।